हेलो गाइस, वेलकम टू आईटेक वर्ल्ड। तो आज की वीडियो में हम डीएसपी की यूनिट 4 को कवर करने वाले हैं। तो यूनिट 4 में हम डीएफटी और एफएफटी को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि डीएफटी है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जाता है कि आप डीएफटी का क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत थ्योरी है, मैं उससे मतलब नहीं है, हम मेन उस पर आते हैं कि द एन पॉइंट डीएफटी ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपके पास कोई x ऑफ n इनपुट सिग्नल है, ठीक है, या कोई सीक्वेंस है, और अगर आपको उसका n पॉइंट डीएफटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x ऑफ k इज इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से n माइनस 1। अभी सब समझेंगे क्या होता है, अभी से फॉर्मूला देखो, x ऑफ n e की पावर माइनस जे 2 पाई के एन अपॉन कैपिटल एन। ठीक है, जहाँ पर जो k है वो 0 से लेकर n माइनस 1 तक जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने देखा था कि लाप्लास होता है ना, वैसे इनवर्स लाप्लास होता है। हमने अपना फोरियर सीरीज देखा था, फोरियर ट्रांसफॉर्म देखा था, तो उसी तरह से डीएफटी होता है तो वो आईडीएफटी भी होता है उसके करस्पॉन्डिंग, जिसका फॉर्मूला होता है x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल N सिग्मा k इज इक्वल्स टू 0 से कैपिटल N माइनस 1 x ऑफ k और ये पूरा। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये है कि अगर आप डीएफटी निकालोगे तो e की पावर में माइनस आएगा। ठीक है, और जब आईडीएफटी निकालते हैं तो e की पावर में माइनस नहीं आता है, प्लस आता है। ठीक है, बाकी ये तो x ऑफ n है और ये x ऑफ k है। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर याद कर लेना, हम क्वेश्चन में यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीएफटी एज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को आप लोग याद कर लो अच्छे से, जो कि है WN। ठीक है, WN की जो वैल्यू है वो है e की पावर माइनस जे 2 पाई अपॉन कैपिटल N। बेसिकली ये वाला, ये e की पावर माइनस जे 2 पाई, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर फैक्टर है इसको हम ट्विडल फैक्टर बोलते हैं। कभी कभी पेपर में इसको डिफाइन करने के लिए आ जाता है कि आप ट्विडल फैक्टर का फॉर्मूला लिखो, तो उस केस में आपको ये लिखना होगा। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे जो आती हैं, फिलहाल इतना समझो कि ये ट्विडल फैक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लिखी हैं थ्योरी वाली, वो हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखते हैं। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाती हूँ। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट 4 पॉइंट डीएफटी ऑफ सीक्वेंस x ऑफ n। तो मान के चलना अगर तुम लोग के पेपर में अगर ये सवाल आएगा तो ये 4 पॉइंट ही आता है हमेशा। ठीक है, इससे ज़्यादा आता नहीं है। तो हम इसको दो मेथड से देखेंगे। ये मुझे मेरा सीक्वेंस दिया हुआ है x ऑफ n। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें इसका 4 पॉइंट डीएफटी निकालना है। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि बेसिकली ये हमारा फॉर्मूला होता है n पॉइंट डीएफटी निकालने का। अब हमें क्वेश्चन में 4 पॉइंट दिया है तो n की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल N की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, x ऑफ k इज इक्वल्स टू सिग्मा n इज इक्वल्स टू 0 से कैपिटल N माइनस 1 x ऑफ n e की पावर माइनस जे 2 पाई n की अपॉन कैपिटल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना k की वैल्यू 0 से कैपिटल N माइनस 1 जाती है। ठीक है, तो हमारी कैपिटल N की वैल्यू कितनी है, हमारी कैपिटल N की वैल्यू है 4, हमें देखा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तुम्हारा जो k होगा वो कहाँ तक जाएगा, एक n से माइनस 1 मतलब 3 तक। ठीक है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले में यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो n इज इक्वल्स टू 0, n माइनस 1 मेरा 3 हो गया, x ऑफ n एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस जे 2 पाई के एन अपॉन कैपिटल N। सिंपली हमने से वैल्यूज पुट करी हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये 2 से यहाँ पर इस 2 को कैंसिल कर लिया, नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर समेशन है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि n यहाँ पर 0 से 3 तक वैरी करेगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हम क्या करेंगे, n को एक बार 0 रखेंगे तो ये रख दिया। ठीक है, फिर हमने n को 1 रखा तो ये मिला, n को 2 रखा तो ये मिला, n को 3 रखा तो ये मिला। अब n को 4 रखेंगे, नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा जो समेशन है वो सिर्फ 3 तक है। कैसे पता है 3 तक है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैपिटल N माइनस 1 तक जाना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो x ऑफ 0 की वैल्यू आप देख सकते हो। अब जैसे यहाँ पर है x ऑफ 0, तो अपने हम सीक्वेंस में देखेंगे, ये x ऑफ 0 की वैल्यू है, ये x ऑफ 1 की वैल्यू है, ये x ऑफ 2 की वैल्यू है और ये x ऑफ 3 की वैल्यू है। ठीक है, तो 0 की वैल्यू क्या है, अब 0 है, तो अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 0 आना है। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। यहाँ तक जब आप क्वेश्चन कर लोगे तो यहाँ पर आपका एक पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, n पहले वैल्यू सारी रख ली n की।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में k की वैल्यू को रखेंगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, k को एक बार 0 रखोगे, देन 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 3 तक ही रखना है, वो हमने देख लिया कि k की वैल्यू 0 से N-1 तक जाएगी। ठीक है, मतलब जो लिमिट हमारी n की होगी, N-1 तक, वही हमारी k की होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 को रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, देन आप 1 को रखोगे, सॉल्व करोगे, देन 2 को रखोगे, 3 को रखोगे, है ना। उसके बाद लास्ट में आपको ये बनाना पड़ेगा, ये सीक्वेंस कि अगर आपने k को 0 रखा तो क्या वैल्यू मिली, 1 रखा तो क्या वैल्यू मिली, 2 रखा तो क्या वैल्यू मिली, 3 रखा तो क्या वैल्यू। ठीक है, अब आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें पहले यहाँ भी सॉल्व करना पड़ेगा, देन 2 के लिए, 3 के लिए, तो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, गलती होने के चांसेस इसमें ज़्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या प्रेफर करते हैं, जब हम DFT निकालते हैं, हम इसका सेकेंड मेथड यूज़ करते हैं जो बहुत ईजी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं W4 मैट्रिक्स मेथड। तो इसको समझते हैं, इसको अगर एक बार समझ लोगे तो ये सबसे ज़्यादा ईजी है। इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर मैंने पूरी मैट्रिक्स कैसे बनी है वो सारी चीज़ें लिख दी हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। मेन बात हमारी ये है कि हमें W4 की मैट्रिक्स याद करनी है। ठीक है, तो ये है W4 की तुम्हारी मैट्रिक्स, इसको अच्छे से रट लेना, लर्न कर लेना। ये मैट्रिक्स आपको बार बार काम आएगी। कैसे याद करोगे, जैसे ऐसे याद कर सकते हो कि पहली वाली रो में 1 1 1 1 है। ठीक है, फिर ऐसे भी आपके कॉलम वाइज भी 1 1 है। इतने पोर्शन को अगर देखें, इतने पोर्शन को, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है J1J 1 1 1 J1J, फिर माइनस साइन हमारी पहले दो में है। जैसे भी आपको याद करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यहाँ पर हमने याद कर ली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि हमारी W4 की मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब हमें मान लो क्वेश्चन में बोला गया कि वही चीज़ कि आप एन पॉइंट DFT निकालो। ठीक है, सीक्वेंस हमें दिया हुआ है, आप क्या करोगे, अपना सीक्वेंस लोगे। ठीक है, सीक्वेंस को अपने ऐसे कॉलम वाइज लिख दोगे। ठीक है, ऐसे आपको कॉलम वाइज लिख दिया आपने। उसके बाद जो आपकी मैट्रिक्स है उसको आपने लिखा और दोनों मैट्रिक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इजी पड़ेगा अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता होगा। नहीं आता है तो बहुत आसान है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बता दूंगी दोबारा से। तो आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर हम लोग जो इतना ज़्यादा चीज़ें कर रहे थे, है ना, k रख रहे थे, देन n रख रहे थे, सॉल्व कर रहे थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ अपनी W4 की मैट्रिक्स लेनी है, अपना जो सीक्वेंस है वो लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखना कि इसको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, आपको n पॉइंट DFT मिल जाएगा। करके देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली इसकी रो, पहला इसका कॉलम। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 लिख दिया, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया, प्लस यहाँ का 1 और यहाँ का 2, तो 1 इंटू 2, यहाँ का 1 और यहाँ का 3, 1 इंटू 3 सॉल्व कर लिया, 6 आ गया। ठीक है, ऐसे यहाँ करोगे। आप क्या करोगे, सेकेंड की रो, कॉलम आपका यही रहेगा, फिर थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, ये वाली रो, ये वाला कॉलम। ठीक है, मतलब आपको इस वाली मैट्रिक्स के जो W4 मैट्रिक्स है उसकी हर एक रो से इसके कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाना है और प्लस कर देना है। ठीक है, सबको ऐड जरूर कर देना, ऐड करना मत भूलना, और साइन की गलती मत करना। जहां पर मैट्रिक्स में माइनस साइन है यहाँ पर माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो देखो कितनी आसानी से हमें यहाँ पर अपनी 0 वाली टर्म, 1 वाली टर्म, 2 वाली टर्म और 3 वाली टर्म मिल गई। वेरीफाई भी कर सकते हो, देखो हमने निकाला भी था ऊपर, 6 - 2 + 2j -2 -2 -2j। देखो यहाँ पर सेम हमें वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर तरीका होता है इसका, तो ये सबसे ज़्यादा इजी तरीका है, इसको कर लेना। अच्छा, अगर क्वेश्चन में पूछा गया कि आप IDFT निकालो, तो फॉर्मूला से तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना, हमने देखा ही है, फॉर्मूला तो आता है। लेकिन इससे कैसे निकालेंगे, तो इसमें भी तरीका है, आप W4 मैट्रिक्स से यहाँ पर IDFT भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जैसे हमने यही वाला सीक्वेंस ले लिया। ठीक है, अब आप चाहो तो फॉर्मूला वाइज जा सकते हो, फॉर्मूला वाइज नहीं जाना चाह रहे हो तो W4 मैट्रिक्स से ऐसे निकलती है IDFT 1/N। WN का हमें कॉन्जुगेट लेना है, याद रखना, W4 मैट्रिक्स एज इट इज मत लिखना, उसका कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, जैसे हम ऊपर क्या कर रहे थे, W4 मैट्रिक्स डायरेक्टली लिख ले रहे थे, है ना, लेकिन IDFT के केस में हमेशा मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। ठीक है, ये वाला सीक्वेंस हमने एज इट इज लिख दिया जो हम पहले कर रहे थे। डिफरेंस क्या आ जाएगा, बस हमें 1/N यहाँ पर IDFT के केस में एडिशनल करना पड़ता है। ठीक है, अच्छा कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट समझ लो। कॉन्जुगेट में क्या है, हमें रो को बेसिकली यहाँ पर कर देना है। ठीक है, जैसे ये 1 1 1 1 है, 1 1 1 एज इट इज रहेगा,
ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें एज रहेंगी। कॉन्जुगेट में यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाएगा, जैसे ये -j होगा, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो उसको भी याद कर सकते हो, लेकिन कोई नीड नहीं है, ये मैट्रिक्स याद कर लो। ठीक है, बाकी इसमें j की जगह आप -j कर सकते हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, -j की जगह j हो जाएगा और j की जगह यहाँ पर -j हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये हमने कर दिया, कॉन्जुगेट मिल गया, ये मिल गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी 0 1 2 3। ठीक है, तो ये तरीका होता है DFT और IDFT निकालने का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है रिलेशनशिप ऑफ DFT विद अदर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा जा चुका है, 1-2 बार आ चुका है 2 नंबर में, देख लेते हैं। सबसे पहले है रिलेशन ऑफ DFT विद Z ट्रांसफॉर्म। तो DFT और Z ट्रांसफॉर्म में रिलेशन जब हम देखते हैं तो ये है DFT का फॉर्मूला, है ना, ये Z ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला है। तो हम जिसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमने कॉजल सिस्टम लिया है, जैसे हमने सिग्नल सिस्टम में देखा था। कॉजल सिस्टम क्या है, कॉजल सिस्टम का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ये 0 से रेंज करेगी। ठीक है, अब ये सब चीज़ें मैं नहीं बता सकती इन डिटेल में, क्योंकि हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं। बस इतना, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को हमने कंपेयर किया और हमें यहाँ पर ये मिल गया। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप होती है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ DFT और DTFT। ठीक है, तो DTFT भी यहाँ पर होता है। इसको भी जब हम सॉल्व करते हैं तो ये बेसिकली हमें इक्वेशन मिलती है, x ऑफ k इज इक्वल्स टू x ऑफ ओमेगा। हम सिग्नल सिस्टम में पढ़ चुके हैं यहाँ पर DTFT। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है टेबल ऑफ DFT। ठीक है, तो इसको यहाँ पर मैं बता देती हूँ। बेसिकली यहाँ पर इसमें क्या है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पर इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर हम लोग बताएंगे, इसको देखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉपर्टीज़ आती नहीं है पेपर में। बेसिकली DFT का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। एक प्रॉपर्टी जो होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो यहाँ पर है ये वाली, कॉन्जुगेट सिमेट्री। अगर आप लोगों को विजिबल नहीं है तो मैं बता दूंगी नीचे भी। यहाँ पर ये प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी जो होती है वो हमेशा मैक्सिमम केस में अप्लाई होती है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। फॉर रियल वैल्यू सीक्वेंस द फर्स्ट 5 पॉइंट्स ऑफ 8 पॉइंट DFT आर। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, देखो यहाँ पर हमें 8 पॉइंट DFT दिया हुआ है। ठीक है, 8 पॉइंट DFT के स्टार्टिंग के 5 पॉइंट हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें रिमेनिंग 3 पॉइंट्स निकालने हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर मैंने कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी लिखी है। इस प्रॉपर्टी को रट लेना, याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या कहती है, कैपिटल X ऑफ n माइनस के इज इक्वल्स टू x कॉन्जुगेट के। ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अब हम क्या करेंगे, ये होता है ऐसे ही, जो स्टेप्स में बता रही हूँ ये ऐसे ही रहते हैं। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट लेंगे तो ये यहाँ पर कॉन्जुगेट आ जाएगा, और यहाँ पर ऐसे समझो कि कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिया तो कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमें ये वैल्यू मिल गई। अच्छा, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहले के 5 पॉइंट गिवन है, हमें लास्ट के 3 पॉइंट निकालने हैं, है ना। और हमारा शुरू कहाँ से होता है, जो सीरीज, वो 0 से होती है। k की वैल्यू 0 से शुरू होती है ना, हमने देखी, 0 से जाती है n-1, मतलब 0 से लेकर 7 तक जाएगी। तो हमें वैल्यू 4 तक गिवन है, निकालनी कौन सी है, हमें वैल्यू 5 निकालनी है, 6 निकालनी है, 7 निकालनी है। तो हमें x ऑफ 5 चाहिए, x ऑफ 6 चाहिए, x ऑफ 7 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x कॉन्जुगेट n, कैपिटल N क्या है, 8 है, k हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, लिख दिया, 8 माइनस 5। ठीक है, 3 मिल गया, तो x कॉन्जुगेट 3। अब देखो 3 वाली वैल्यू क्या है, ये 0 की होगी, है ना, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4 होगी। ठीक है, तो 3 पे हमें 0 दिया है, अब 0 का क्या ही कॉन्जुगेट निकालोगे तो 0 मिल जाएगा। 6 के केस में हमें 2 मिल रहा है, तो 2 की वैल्यू भी 0 है, 0 हो गई। अच्छा, x ऑफ 7 क्या हो जाएगा, x कॉन्जुगेट 1। 1 में देखो क्या वैल्यू दी है, माइनस ऑफ j। तो हमेशा याद रखना कॉन्जुगेट के केस में माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, लेकिन वो सिर्फ j में होता है। ठीक है, नंबर्स में वो नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर प्लस हो गया। ठीक है, अब ऊपर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इस पर टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगी ये प्रॉपर्टीज़, यहाँ पर अच्छी क्लियर इमेज लगा दूंगी, वहाँ से पढ़ लेना। प्रॉपर्टीज ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं, जो इंपॉर्टेंट थी कॉन्जुगेट सिमेट्री और यहाँ पर टाइम रिवर्सल। ठीक है, वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। कॉन्जुगेट सिमेट्री मैंने बता दी। टाइम रिवर्सल में कुछ नहीं है कि अगर आपने यहाँ पर अपने सीक्वेंस को x ऑफ n माइनस n यहाँ पर तक शिफ्ट किया है तो आंसर क्या आएगा,
आपका जो DFT बनेगा वो बनेगा x ऑफ n माइनस के। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर आपने n यूनिट शिफ्ट किया है तो टाइम के केस में आपको ये मिलेगा। ठीक है, मैं चेंज कर दूंगी, इसकी टेंशन मत लेना। ये हमने देख ली यहाँ पर प्रॉपर्टी जो थी कॉन्जुगेट सिमेट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन। कभी कभी पेपर में पूछा जा चुका है लीनियर कॉन्वोल्यूशन। होगा क्या, यहाँ पर आपको एक सीक्वेंस दिया होगा और एक और सीक्वेंस दिया होगा। ठीक है, 2 सीक्वेंस दिए होंगे, पेपर में बोला जाएगा इसका लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालो। कैसे निकालोगे? सिंपल मल्टीप्लाई जैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, 1 2 3 4 लिख दिया। ठीक है, 4 3 2 1 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर लो जैसे करते हैं, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगाना चाहो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तो लगा सकते हो। देन इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे। ठीक है, जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ पर स्पेसेस छोड़ छोड़ के मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में सबको ऐड ऑन कर दो जैसे हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका सीक्वेंस मिलेगा। अब यही सीक्वेंस आपका लीनियर कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, उसको एक डिफिकल्ट सा नाम दे दिया है लीनियर कॉन्वोल्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि पेपर में हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अपने आंसर को रीचेक करने के लिए क्या किया करो कि अगर कभी भी लीनियर कॉन्वोल्यूशन आए तो अपने आंसर में नंबर ऑफ टर्म्स को अगर चेक करना है तो क्या करोगे, जब पहले सीक्वेंस के नंबर ऑफ टर्म्स लोगे, ठीक है, जो है 4, सेकेंड सीक्वेंस की नंबर ऑफ टर्म्स लोगे जो कि है 4। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेना, -1 कर देना, कितना बचा 7। तो आपके आंसर में यहाँ पर 7 टर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स आ रही हैं। तो ये तरीका है यहाँ पर इसको चेक करने का, कैलकुलेट करने का कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन लीनियर कॉन्वोल्यूशन से भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मान के चलो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में और बहुत आसान होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा चुका है, आप लोग में 7 मार्क्स में आ सकता है, तो उसको अच्छे से समझना, बहुत ईजी होता है। सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का यहाँ पर थोड़ा बहुत थ्योरी लिखी है। ठीक है, यहाँ पर ये है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला, x3m इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से कैपिटल N -1, x1n देन x2m -n। बेसिकली ये फॉर्मूला है, याद कर लेना। इसका बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगी ग्राफिकल वाला, लेकिन हमें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन हमें गिवन है, हम क्वेश्चन ही यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि DSP में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमें x1n गिवन है 2 1 2 1 सीक्वेंस दिया हुआ है, दूसरा सीक्वेंस हमें गिवन है 1 2 3 4, हमें निकालना है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें n4 कैसे गिवन है, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं। ठीक है, तो कैपिटल N हमारा 4 हो गया, रख देते हैं फॉर्मूले में। तो n इज इक्वल टू 0 से 3 तक जाएगा, x1n रहेगा और x2m -n 4 तक रहेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब n की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर याद रखना ये जो m होता है ये 0 से कैपिटल N -1 तक जाता है, जो हमारा k की तरह था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने n को एक बार 0 रख दिया, देन 1 रख दिया, 2 रख दिया, देन 3 रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही चीज़ जो हम DFT में कर रहे थे, एक बार m को 0 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर m को 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, फिर 2 रखेंगे, देन 3 रखेंगे, n -1 तक जाएंगे, फिर पूरी अपना सीक्वेंस बनाकर लास्ट में तुम्हें ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली यहाँ पर हम लोग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के लिए ये तरीका नहीं अपनाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सॉल्व करने में। हम लोग जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो यूज़ करते हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जो बहुत आसान है, बहुत इजी है, अभी समझोगे तो पता चलेगा। ठीक, तो इसी क्वेश्चन में हम ग्राफिकल मेथड लगा के देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक सीक्वेंस x1n 2 1 2 1। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। देखो करना क्या है, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड में एक सर्कल बनाना। ठीक है, सर्कल में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप पहले ही बना लेना। ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें x1n लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, x1n हमें लिखना है। ठीक है, तो x1n में हमने देखा कि ये तुम्हारी वैल्यू 0 होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 होगी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अब क्या करना, यहाँ से शुरू करना, जो 0 वाली वैल्यू है वो यहाँ से शुरू करना, इधर से। जैसे ये 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया, देन 1 है 1 लिख दिया, फिर 2 है तो 2 लिख दिया, फिर 1 है तो 1 लिख दिया। ठीक है, मतलब यहाँ से इस पॉइंट से हमें वैल्यू को लिखना शुरू करते रहना है, ऐसे जाना है। ठीक है, x2n भी ऐसे ही लिख दोगे 1, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 2 3 4।
ठीक है, अब देखो क्या करोगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें वैल्यूज यहाँ पर सिंपली पुट करते जाना है। ठीक है, अच्छा लिख लेते हैं यहाँ पर। आई एम सो सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, जीरो वैल्यू यहाँ से लिखनी है और ऐसे चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये सब गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभी। हमें देखो करना क्या है, हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ठीक है, हमें क्लॉक के डायरेक्शन में नहीं चलना है। जैसे हमने यहाँ पर जीरो लिखा, देन तुम यहाँ पर 1 लिखोगे। ठीक है, उसके बाद 2 लिखोगे, फिर यहाँ पर 3 लिखोगे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हारा ये होगा और ऐसे ऐसे यहाँ पर हम उल्टी यहाँ पर दिशा में चलते रहेंगे। ठीक है, सिमिलर विद x2n। ठीक है, अब हम ऊपर क्या कर रहे थे, हम ऊपर m की वैल्यू एक बार 0 रख रहे थे, देन 1 रख रहे थे, 2 रख रहे थे, 3 रख रहे थे, है ना, ऐसे तो कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, पहले हम m की वैल्यू को यहाँ पर 0 रखेंगे। ठीक है, ऊपर देख लो यहाँ पर कैसे करना है हमें। x2 हमें x1n तो हमें एज इट इज चाहिए, है ना, फॉर्मूले में अगर देखें तो x1n तो हमें एज इट इज चाहिए। x2 में हमें m माइनस n चाहिए। ठीक है, स्मॉल m माइनस n। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली हमने m की वैल्यू को यहाँ पर 0 रख दिया। ठीक है, तो हमें क्या मिला, x2 माइनस n। देखते जाना भी बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, x1n तो हमने एज इट इज रखा, जैसे हमने यहाँ बनाया था एज इट इज लिख दिया। x2 माइनस n बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि चेंज ओनली वर्टिकल पार्ट, नॉट हॉरिजॉन्टल इन केस ऑफ सर्कुलर। देखो इसमें करना क्या है, बेसिकली इस वैल्यू को और इस वैल्यू को हमें स्वैप कर देना है। ठीक है, बदल देना है। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर अब 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 था तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 3 और 1 एज इट इज रहेगा। सब क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। और मान लेना यहाँ पर सिर्फ ये जो वैल्यूज होंगी सीक्वेंस की वही चेंज होंगी, बाकी हो सकता है यहाँ पर 4, 5, 6, 9 कुछ भी आ जाए। ठीक है, करना आपको यही है, जो भी वैल्यू यहाँ पर दी हो ये दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देना 0 के केस में। ठीक है, और इन दोनों को एज इट इज रखना। ठीक है, अब क्या करना है, जो जिसके सामने है उसको उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 लिख दिया। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 लिख दिया। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, मल्टीप्लाई किया लिख दिया। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, मल्टीप्लाई किया लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, वैल्यू मिल गई 14। ऊपर देखो सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन की पहली टर्म 14 है। ठीक है, ऐसे ही आप m इज इक्वल्स टू 1 में करोगे। अच्छा 1 में क्या करेंगे, 1 हमने रखा तो हमें मिला x2 1 माइनस n। ठीक है, मतलब हमें एक यूनिट शिफ्ट करना है एंटी क्लॉकवाइज। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप अपने इसी डायग्राम को, ये जो x2 माइनस n का डायग्राम है, इसको 1 यहाँ पर 1 यूनिट एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कर दोगे। कैसे करोगे, देखो 1 यूनिट का मतलब है एक एक जो डिजिट होगी वो एक एक नंबर बढ़ जाएगी, आगे खिसक जाएगी। जैसे ये 1 है तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 4 है तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 3 है तो ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपका डायग्राम ये बन जाएगा। फिर वही करोगे, x1n को मल्टीप्लाई करना, x1n और जो भी तुम्हें x2 की वैल्यू मिलेगी उन दोनों को सॉल्व करना। यहाँ का 1, यहाँ का 1, ठीक है, यहाँ का 2, यहाँ का 2, देन यहाँ का 2, यहाँ का 4, यहाँ का 1, यहाँ का 3, सॉल्व कर लिया, m इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू मिल गई। अच्छा 2 में क्या करेंगे, 2 में ये जो यहाँ पर 1 वाली वैल्यू मिली है इसको एक यूनिट शिफ्ट कर देंगे। एक यूनिट तो पहले से ही शिफ्ट है ना, और एक यूनिट आप यहाँ पर और शिफ्ट कर दोगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी सिमिलर विद m इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, और सबको x1n से मल्टीप्लाई करना। याद रखना आपको x1n को नहीं छेड़ना है, आपको सिर्फ x2n को ही यहाँ पर चेंज करना है। ठीक है, 0 के केस में इन दोनों वैल्यूज को स्वैप करना है और 1, 2, 3 के केस में एक एक यूनिट यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का पूरा मेथड था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा मेथड यहाँ पर एक और आता है मैट्रिक्स मेथड, उसको भी समझ लो। ठीक है, 3-4 ऑल्टरनेटिव हो जाएंगे, जो आपको ईजी लगे वो करना। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, ये जो x2n होता है उसको एज इट इज रखते हैं। ठीक है, और x1n हमें क्या मिला हुआ था, x1n देख लेते हैं। x1 हमें मिला था 2, 1, 2, 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2, 1, 2, 1 एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, फिर ये 1 क्या होता है, ये लास्ट वाला जो भी डिजिट होती है उसको हम ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, 1, फिर अपनी सीरीज स्टार्टिंग से शुरू कर देते हैं, तो 2, 1, 2 ऐसे आ जाता है। ठीक है, फिर से समझ लो, जैसे यहाँ पर ये 2 है। ठीक है, तो हमने अपने नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, फिर ये वाली डिजिट, ये वाली जो सीरीज होगी इसको दोबारा कॉपी कर देंगे। यहाँ पर फिर से हम 1 लिखेंगे, ये 1 से हमने शुरू किया,
फिर ये जो ऊपर वाली सीरीज थी इसको हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, बाकी 1 2 3 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको यहाँ पर तरीका अच्छा लगे वो तरीका कर सकते हो। सबसे अच्छा तरीका ये ग्राफिकल मेथड ही है, इजी टू अंडरस्टैंड है और समझ में भी आसान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन बाय मींस ऑफ डीएफटी एंड आईडीएफटी। कभी कभी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा जाता है। देखो, क्वेश्चन में हमें हो सकता है गिवन हो, हमें x1n दिया हो, ठीक है, हमें x2n दिया हो, हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि आप सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन यहाँ पर निकालो। ठीक है, और यहाँ पर स्पेसिफाई भी किया जाता है कि हमें डीएफटी और आईडीएफटी से ही निकालना है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम ग्राफिकल यूज़ कर सकते हैं, मैट्रिक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं, है ना, या फिर आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर कभी कभी बोल दिया जाता है कि आप डीएफटी और आईडीएफटी यूज़ करो। ठीक है, तो उस केस में कंफ्यूज मत होना। उस केस में आप क्या करना, आपको जो भी दो सीक्वेंस मिले होंगे, ठीक है, पहले आप क्या करोगे, आपका पहला स्टेप होगा अपने पहले सीक्वेंस का डीएफटी निकालना। बहुत आसान है ना, अभी हम देख चुके हैं। क्या करोगे, W4 मैट्रिक्स लोगे, अपना सीक्वेंस लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अपना दूसरा सीक्वेंस लेना, उसका डीएफटी निकालना। ठीक है, ये भी निकाल लेंगे। x3k क्या हो जाएगा, x3k बेसिकली मतलब जो आपका कॉन्वोल्यूशन आएगा वो आ जाएगा आपका ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, लेकिन दोनों के डीएफटी का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, दोनों की सीक्वेंस को मत मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में गिवन हो कि आपको सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन निकालना है डीएफटी और आईडीएफटी के केस में, तो फर्स्ट स्टेप होगा पहले सीक्वेंस का डीएफटी निकालो, दूसरे सीक्वेंस का डीएफटी निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आपका कॉन्वोल्यूशन हो गया, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि x3n निकालो, ठीक है, मतलब आपको k वाले से n तक जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें अब इनवर्स लेना पड़ेगा, आईडीएफटी करना पड़ेगा। वो भी हमें आता है, आईडीएफटी भी हम करके आए हैं। कैसे करेंगे, यही फॉर्मूला लगा देंगे, 1/n अपनी W4 की मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मत भूलना। ठीक है, कॉन्जुगेट और ये वाली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर तरीका होता है आपके सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन को डीएफटी और आईडीएफटी के थ्रू करना। ठीक है, अच्छा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालो यूजिंग योर सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं, बहुत आसान है ये। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालना है, ठीक है, अब हो सकता है क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाए कि आप लीनियर कॉन्वोल्यूशन निकालो, तो वो तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। लेकिन अगर बोला जाए यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, तो उस केस में आप क्या करना, सबसे पहला स्टेप होगा, आप देखो दोनों सीक्वेंस की आउटपुट की लेंथ क्या आएगी। ठीक है, आउटपुट लेंथ हम देख चुके हैं, पहला सीक्वेंस की लेंथ लो, ठीक है, दूसरा सीक्वेंस की लेंथ लो, दोनों को ऐड करो, तो 3 + 2 5। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, उसमें से 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो हमें क्या वैल्यू मिल गई, 4 मिल गई। अब क्या करोगे, जो भी आपको यहाँ पर आउटपुट की लेंथ मिलेगी, आपको अपने सीक्वेंस में उतनी जीरो की पैडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें 4 टर्म्स चाहिए, तो पीछे एक जीरो हमने पैड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली x2n में हो जाएगा या xn हो जाएगा, तो 1 2 है, इसमें 2 ही टर्म है, तो हमें 2 यहाँ पर जीरो की पैडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हम सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन के मैट्रिक्स मेथड में कर रहे थे, ठीक है, इस वाले को हमने ऐसे लिख दिया, और इस वाले में वही चीज़ 1 2 4 0। उसके बाद अपना सीक्वेंस हमने नेक्स्ट वाली रो से, नेक्स्ट वाले कॉलम से हमने यहाँ पर 0 स्टार्ट किया, ये वाली टर्म एज इट इज़, फिर 4 यहाँ पर शुरू किया, ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज़, फिर 2 से शुरू किया, ये वाली टर्म पूरी एज इट इज़। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व कर लिया, हमें आंसर मिल गया। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ आंसर भी आप वेरीफाई कर सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये यहाँ पर तरीका होता है लीनियर कॉन्वोल्यूशन यूजिंग सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का। आपको दोनों की लेंथ को ऐड करके माइनस करना है, जो भी आंसर आए दोनों में पैडिंग कर देनी है, और जो हम तरीका अपना रहे थे सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन का वो यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पर इतना सारा चीज़ थी आपकी डीएफटी वाली। ठीक है, जो कि यहाँ पर यूनिट 4 के कंपैरिजन में सबसे इजी चीज़ें थी। अगर आपको टफ लगी होंगी, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट आने वाले हैं फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में, एफएफटी में, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है डीएफटी के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हमें बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाना होता है। पहली बार जो भी देखता है उसको थोड़ा सा भयंकर लगता है, अभी हम देखेंगे, उसको बहुत आसान है, 2-3 बार आप करोगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं,
सो FFT यहाँ पर जो एल्गोरिदम है बेसिकली वो एफिशिएंटली कम्यूट्स द DFT वैल्यू। तो हमने देखा कि DFT का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन वाला है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। ऑल्दो FFT उससे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, पर है यहाँ पर हमें एल्गोरिदम पढ़नी है। तो बेसिकली ये एफिशिएंटली यहाँ पर DFT को निकाल देता है, सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो ये सारी थ्योरी अब आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक इसमें ट्विडल फैक्टर की जो मैं बता रही थी प्रॉपर्टी आती है पेपर में, वो ये है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर बताया गया कि क्यों DFT इनएफिशिएंट है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, थ्योरी वाली पूछी नहीं जाती हैं। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लेना। ट्विडल फैक्टर की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती हैं, जैसे हम WN जो पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी होती है, और एक यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सारी थ्योरी लिखी हुई है। तो हमें यहाँ पर जो पढ़ना है, जो हम न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करेंगे, वो है डेसिमेशन इन टाइम FFT और डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी DFT, ठीक है। तो इसमें हम FFT एल्गोरिदम टाइम में पढ़ेंगे और फ्रीक्वेंसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पहले हम पढ़ते हैं डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि है DIT FFT। अब ये पूरी थ्योरी है यहाँ पर, ठीक है। थ्योरी पूछी नहीं जाती पेपर में, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर इलैबोरेट करने के लिए है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है पूरा, ठीक है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन से समझाऊंगी कि आपको कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि मेन जो आएगा पेपर में वो क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन x ऑफ n इज इक्वल्स टू, हमें ऐसा कोई सीक्वेंस दिया होगा, ठीक है, जैसे हम पीछे कर रहे थे, हमें x ऑफ k निकालना है, ठीक है। अब आप चाहो तो उस तरीके से निकाल सकते हो जो हमने फॉर्मूला लिखा था, लेकिन इतना बड़ा आएगा नहीं उस फॉर्मूले से निकालने के लिए। ज़्यादातर यहाँ पर 4 ही सीक्वेंस आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें xn दिया है, वो बोला गया है आप x ऑफ k निकालो, ठीक है, DFT निकालो यूजिंग DIT FFT एल्गोरिथम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली बोल ही दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें ट्विडल फैक्टर जानना ज़रूरी है। तो ट्विडल फैक्टर देख लेते हैं। ट्विडल फैक्टर हमें देखा हुआ है, WN होता है, ठीक है, वो चीज़ हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मान लो यही क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो क्या करोगे, ये हमें यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। सीक्वेंस में कितनी टर्म है, 8 टर्म है, और मान के चलना 8 ही का क्वेश्चन आएगा, इससे छोटे का क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। छोटे का आएगा तो आसानी होगा, लेकिन यहाँ पर 8 का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर देखने में भयानक है पता है, लेकिन अभी धीरे धीरे समझेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। आप क्या करोगे, आपका पहला स्टेप होगा, आपको अपनी आंसर शीट में लाइंस बनानी है, ठीक है। 8 लाइंस आप बनाओगे, 8 लाइनें, ठीक है। तो 1 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, ठीक है। आपने 8 लाइन बना दी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर 8 सीक्वेंस में वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यूज लिखना शुरू करोगे। ये वैल्यूज याद रख लेना, ये वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसी में मैक्सिमम गलती होती है, ठीक है, क्योंकि टाइम वाले में और फ्रिक्वेंसी वाली में यहीं पर एक अंतर आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, आपको ऐसे लिखना है, x ऑफ 0 पहले लिखना है, फिर 4 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 6 लिखना है। ये ऐसे समझो, आपको पहले सारी इवन वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। लेकिन इवन में भी 0 लिखना है, लेकिन कायदे से यहाँ पर 2 आना चाहिए, लेकिन 2 नहीं आएगा, पहले 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है, उल्टा कर देना है, फिर 6 है। उसके बाद सारी ऑड वैल्यू लिखनी है, लेकिन ऑड में भी पहले 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 नहीं आता है, पहले 5 आता है, फिर 3 आता है, ठीक है। तो आपने लाइंस बनाई और यहाँ पर आपने सारी वैल्यूज लिख दी। अब आई होप आप लोग वैल्यूज लिख लोगे 0, 1, 2, 3, 4 की, ठीक है। अब क्या करोगे, ये स्ट्रक्चर बनाना, यहाँ पर इसको इससे जोड़ना, ये एरो सही से बनाना, और ये ऐसे, ठीक है। सिमिलरली आपको हर लाइन में यही चीज़ करनी है, ठीक है। मतलब हमें करना क्या है, पहले हमें स्टार्टिंग में इन दोनों लाइंस को क्रॉस करना है, फिर इन दोनों लाइन को क्रॉस करना है, इन दोनों लाइन को क्रॉस करना है, और इन दोनों को, ठीक है। सेकंड में क्या करेंगे, इसकी पहली लाइन और इसकी पहली लाइन को क्रॉस करना है, ये वाला, ये, ठीक है। फिर इसकी दूसरी लाइन और इसकी दूसरी लाइन को क्रॉस करना है। ये ऐसे समझ सकते हो कि पहले इन दोनों को हमने क्रॉस किया, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको इसकी पहली लाइन को और इसकी पहली लाइन को क्रॉस करना है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी लाइन को और इसकी दूसरी लाइन को क्रॉस करना है। सिमिलर यहाँ पर वैसे ही रहेगा, इस वाली को, इसकी को, इसकी पहली को, फिर इसकी पहली को, ऐसे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर बनाना है। तो ये हम यहाँ पर कितने पे डील कर रहे थे, 4 पे डील कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर हम 8 पे डील करेंगे। तो अगर आप ऐसे समझो कि ये 4 4 के ग्रुप हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ग्रुप हो गया और ये ग्रुप हो गया,
तो अब 8 वाले में क्या होगा, इसकी पहली लाइन को हम इसकी पहली लाइन से कनेक्ट करेंगे। तो इसकी पहली लाइन हमने इसकी पहली लाइन से कनेक्ट कर दी, ठीक है। उसके बाद इसकी दूसरी लाइन इसकी दूसरी लाइन से कनेक्ट कर दी, इसकी तीसरी लाइन इसकी तीसरी लाइन से कनेक्ट कर दी, इसकी चौथी लाइन, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर वही करेंगे, अब नीचे जाता हुआ एरो बनाया, अब ऊपर जाता हुआ बनाओ, तो इसकी पहली इसकी दूसरी इसकी दूसरी, ठीक है। ऐसे करके आपको ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर यहाँ पर बना लेना है, ठीक है। 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा समझ में, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाली है लाइंस, इनमें आपको -1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझो कि आपको -1 यहाँ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन में, देन 4th वाली लाइन में, देन 6th वाली लाइन में, और फिर 8th वाली लाइन में, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, सेकेंड वाले सीक्वेंस में इन दोनों में -1 मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों में, ठीक है। लास्ट वाले में लास्ट के चारों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने -1 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्व करना बहुत आसान है, क्या करना है, देखो यहाँ से तुम्हें 1 सीक्वेंस मिल रहा है ना, ये 1 वैल्यू है, 1 मिली, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, तो यहाँ का 1 यहाँ का 4, तो 1 + 4 ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें 5 मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर माइनस की इंपॉर्टेंस है, जैसे यहाँ पर 4 है ना, लेकिन 4 के आगे यहाँ पर -1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो -4 + 1 -3, ठीक है। तो याद रखना कि तुम्हें लास्ट वाली लाइन में इस स्टार्टिंग की इस लाइन में -1 मल्टीप्लाई करना है, फिर इसमें, देन इसमें, देन इसमें, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों में, और यहाँ पर सबके लास्ट में, ठीक है। अब क्या करोगे, आप सेकंड वाला भी वैसे ही कर लेना, यहाँ से 3 वैल्यू आई है ना, यहाँ से आई तुम्हारी 2 वैल्यू, ठीक है। 3 + 2 5 हो गया, यहाँ से -2 वैल्यू आई और यहाँ से 3 वैल्यू आई, ठीक है। तो ये वैल्यू को हमने सॉल्व किया, 1 मिल गया, ठीक। तो यहाँ से आप पहली रो तो बना लोगे, पहली रो तो बहुत आसान होती है बनाना, प्रॉब्लम आती है दूसरी रो में। जैसे हमने देखा है यहाँ पर कि हमें यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई करना है ना, सेकंड वाले जो हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं उसमें आखिरी की 2 लाइनों में -1 मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली यहाँ पर तो -1 के साथ यहाँ पर W40 भी मल्टीप्लाई होता है और -j, या ऐसे समझो कि यहाँ -1 तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऊपर वाले में 1 मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले में -j, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई करना है -j, ठीक। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर आपको जहाँ जहाँ -1 है वहाँ आपको W80, W81, W82, W83 सब मल्टीप्लाई करते चलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है FFT, लेकिन हमारे कोर्स में है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा तरीका वही रहेगा। इस सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हमारा 5 आया है ना, यहाँ से हमें 5 मिला, और अब इस एरो को देखना, देखो इस वाली लाइन में क्या आ रहा है, एक तो तुम्हारा 5 आ रहा है, अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक तो हमारा 5 आ रहा है ना, और एक यहाँ से हमारा 5 इधर से आ रहा है, ये देखो ये वाला एरो ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक 5 आ रहा है, यहाँ से एक 5 आ रहा है, तो 5 + 5 10 हो गया, ठीक है। सिमिलरली तुम्हारा यहाँ होगा, हमेशा याद रखना कि ये जो 1 है, ठीक है, ये -j से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर अब -j मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पर -1 का मल्टीप्लाई है, कहाँ -j का मल्टीप्लाई है, कहाँ हमें W80 ये सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई करनी है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर तो W41 की वैल्यू याद ही कर लो, -j, यहाँ 1 है तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हम अभी तक कर रहे थे, यहाँ पर -j है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, देखो यहाँ पर कैसे करेंगे, सिमिलर रहेगा, लास्ट की 4 लाइनों में मल्टीप्लाई होगा W80 का, W81 का, W82 का, W83 का। अच्छा ये वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, तो मैं यहाँ पर वैल्यूज़ यहाँ पर याद करना प्रेफर करती हूँ, आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप ये स्ट्रक्चर बनाओ इतना बड़ा, फिर उसकी वैल्यूज़ निकालो, तो यहाँ पर आप चाहो तो W यहाँ पर जैसे K है ना, ठीक है, k की वैल्यू क्या रखोगे, एक बार 0 रखोगे इस इक्वेशन में, देन 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। 0 की वैल्यू हमेशा 1 आती है, याद कर लो। 1 की वैल्यू आती है 0.707 -j 0.707, 2 की वैल्यू आती है -j, और 3 की वैल्यू आती है ये। बेसिकली इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर बस -1 एडिशनल आ जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आप याद कर सकते हो, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना। लास्ट में आप सारी वैल्यूज को सॉल्व करके लास्ट में ये सीक्वेंस लिखना मत भूलना, x ऑफ k,
ठीक है, एक्स ऑफ के क्या लिखोगे, एज इट इज जो वैल्यूज हैं उनको आप एज इट इज जब लिख दोगे तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये मत करना, डायग्राम बना के मत छोड़ना, लास्ट में अपनी डीएफटी का सीक्वेंस जरूर लिखना। ठीक है, तो पहले यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैं एक बार फिर से समझा दूंगी। यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, आपको 8 लाइंस ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसे वाले सीक्वेंस इस तरह से ही लिखने हैं, उसके बाद ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक, हर एक स्ट्रक्चर के जैसे पहले वाले सीक्वेंस की लास्ट वाली लाइन में -1 मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड वाले सीक्वेंस में लास्ट की 2 लाइंस में -1 मल्टीप्लाई करना है, और जिनमें -1 मल्टीप्लाई करो उसमें पहले एक बार 1 से मल्टीप्लाई करो, एक बार -j से, और थर्ड सीक्वेंस में क्या करना है, थर्ड सीक्वेंस में आपको लास्ट की 4 लाइनों में -1 का मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ W80, W81, W82, W83 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। यहाँ पर टाइम वाला आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी वाला भी देख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी वाला जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको भी क्वेश्चन से। ये इसकी पूरी थ्योरी है, चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पर बनाया भी हुआ है। फ्रीक्वेंसी वाले में देखो डिफरेंस क्या आ जाता है कि आपको सीक्वेंस सिधाई में लिखना है लेकिन आपको आंसर उल्टा मिलेगा। जैसे हम टाइम वाले में क्या कर रहे थे, हमें जो क्वेश्चन में सीक्वेंस दिया था वो हम उल्टा लिख रहे थे, है ना, इस फैशन में लिख रहे थे, पहले 0 लिख रहे थे फिर 4 लिख रहे थे, है ना, यहाँ पर। लेकिन फ्रीक्वेंसी वाले में क्या हो जाता है, हमें जो सीक्वेंस दिया होगा वो हमें सीधा सीधा लिखना है कि 0 की वैल्यू पहले, देन 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, सीधा सीधा। ठीक है, उसके बाद हमें आंसर जो मिलेगा वो हमें उल्टा मिलेगा, पहले हमें 0 का मिलेगा, देन 4 का मिलेगा, फिर 2 का, 6 का, ये। और क्या होता है टाइम वाले में, तुमने देखा होगा कि हम पहले 2 बना रहे थे, है ना, ऐसा स्ट्रक्चर बना रहे थे, फिर 4 बना रहे थे, फिर 8 बना रहे थे। लेकिन फ्रीक्वेंसी वाले में पहले 8 बनता है, फिर 4 बनता है, फिर 2 बनता है। ठीक है, तो तुम्हें जैसे याद रखना है वैसे याद कर लेना। एक चीज और, जैसे देखो यहाँ पर 8 वाले में तो हमें लास्ट की 4 लाइनों में -1 मल्टीप्लाई करना ही है। ठीक है, अब ये जो देखो ये 8 वाला हमारे टाइम वाले में इधर की तरफ आ रहा था, है ना, तो हम ये जो वैल्यूज थी हम पहले मल्टीप्लाई कर रहे थे। ठीक है, लेकिन याद रखना फ्रीक्वेंसी वाली में जो वैल्यूज तो मल्टीप्लाई करोगे, जैसे W80 है, 1 है, 2 है, 3 है ना, यहाँ पर 0 है, देन यहाँ पर -j, जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे थे वैल्यू सेम होंगी। जैसे यहाँ पर जो वैल्यूज थी ना W80, 1, 2, 3 की, वो सेम ही रहेंगी। यहाँ पर भी 1 होगा, -j होगा, 1 होगा, -j होगा, और यहाँ सारी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, डिफरेंस वही होगा बस कि तुम्हारी वैल्यूज बाद में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या डिफरेंस होगा टाइम और फ्रीक्वेंसी में। टाइम में आपको वैल्यूज उल्टी लिखनी है। ठीक है, जो सीक्वेंस था पहले 0 की, देन 4 की, देन 2 की, देन 6 की, ऐसे करके, और आपको आंसर सीधा मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका उल्टा हो जाता है। दूसरा, टाइम में आप 2, 4, 8 ऐसे बनाओगे, फ्रीक्वेंसी में आप 8, 4, 2 ऐसे बनाओगे। ठीक है, टाइम में पहले मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी में बाद में मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज। ठीक, तो ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। देख लेते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर भी, तो ये हमें क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है। क्या किया है मैंने, देखो सीक्वेंस मैंने डायरेक्टली लिखा है। अब हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम पहले 0 लिख रहे हैं देन 4 लिख रहे हैं, है ना, हमने सिधाई में 0, 1, 2, 3 जैसे होता है वैसे लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई तो -1 से कर ही रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन अब बाद में कर रहे हैं। देखो W80 है, फिर W81 है तुम्हारा, देन W82 है, W83 है, वो हम यहीं पर कर दिया करते थे, है ना, पहले मल्टीप्लाई कर देते थे, लेकिन यहाँ पर हमें बाद में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर -j का, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है, -j का यहाँ पर, और इस सारी में 1 का, तो हम उसको नेगलेक्ट ही कर देते हैं। अच्छा, आंसर देखो हमें उल्टा मिल रहा है, पहले 0 मिल रहा है, देन 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, वो वैल्यूज हमने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। ठीक है, लास्ट का आंसर जरूर लिख देना यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है, और आंसर सीधा सीधा मत लिख देना कि जैसे हम टाइम वाले में कर रहे थे 28 पहले, देन ये वाली वैल्यू पहले, ऐसे मत करना। पहले देखना कि 0 पे कौन सी वैल्यू है, 28, तो हमने यहाँ पर 28 लिख दी। ठीक है, फिर 1 की वैल्यू ढूंढो, 1 की वैल्यू क्या है, ये -4 + 9.656 लिख दी। ठीक है, देन 2 की वैल्यू 3 की, तो सीक्वेंस वाइज यहाँ पर सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे पता है कि FFT थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको 4-5 बार लगाओगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस वैल्यूज याद रखना कि टाइम में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी में क्या होती हैं, हमें मल्टीप्लाई कहाँ पर करना है, कैसे करना है, इन एरोस पे ध्यान देना। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। जैसे देखो अगर हमें ये वैल्यू निकालनी है, यहाँ से देखो 4 आ रहा है। ठीक है, इस एरो को देखा करो बस। ठीक है, यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है, 4 आ रही है,
यहाँ से क्या वैल्यू आ रही है तुम्हारी, 8 वैल्यू आ रही है इस एरो से, ठीक है। तो यहाँ से 4, यहाँ से 8, क्या मिला 12, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ कर लोगे, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 10 आ रही है, 10 + 6 16, ठीक है। फिर देख लो, यहाँ से 8 आ रही है, लेकिन अब -1 भी है, तो उसको ध्यान रखना कि 8 × -1 -8, ठीक है। और यहाँ से क्या वैल्यू आई, ये वाले एरो से तुम्हारी वैल्यू आ रही है 4, तो -8 + 4 कितना मिला, -4 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी, यहाँ -1 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, और उसके बाद आपको -j मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है DIT FFT और DI FFT का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।